तो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का तीसरा भाग मस्ट डू का। इससे पहले हम ज्योग्राफी और सिविक्स का भाग कर चुके हैं, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म, एक ही वीडियो में पूरी सिविक्स ख़त्म क्लास 10th की, और अब एक ही वीडियो में जो भी सेकेंड टर्म में अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का भाग आ रहा है वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो भी इस चैनल से नया जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। अब हम शुरू करते हैं पाठ को। पाठ है मुद्रा एवं साख। तीसरा पाठ है ये, मुद्रा एवं साख। सबसे पहले बात करें वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास है गेहूं, किसी के पास है चावल, तो आपको चावल चाहिए, उसे गेहूं चाहिए, तो वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को खरीदने की इच्छा रखता है तो इस आवश्यकता को दोहरा संयोग कहते हैं। समझे बच्चों? दोहरा संयोग क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, इस आवश्यकताओं को दोहरा संयोग कहते हैं। आगे देखें मुद्रा। मुद्रा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा का आविष्कार किस लिए हुआ? कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्योंकि वस्तु विनिमय ही था पहले साधन, फिर बाद में मुद्रा का प्रचलन हुआ। अब मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? नोट है, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, मोबाइल है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, ये सभी हैं। ये मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। बैंकों के कार्य क्या हैं? अतिरिक्त जमा स्वीकार करना, साख यानी कि उधार उपलब्ध करवाना, जमाओं पर ब्याज देना यानी कि जो आपकी सेविंग्स है उस पर इंटरेस्ट देना। आगे देखें मांग जमा। बैंक खाते में से खाता धारक द्वारा जमा धन की मांग के जरिए निकालने को मांग जमा कहते हैं। मांग जमा क्या है? बैंक खाते में से खाता धारक द्वारा जमा धन को मांग के जरिए निकालने को मांग जमा कहते हैं। अब एक तरफ देखिए जमा करता है ये लोग जमा करते हैं पैसे, लोग धन निकालते भी हैं, लोग कर्ज भी लेते हैं कर्जदारों से। तो ये पूरा चक्र है। रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है जो भारत के बैंकों को रेगुलेट करता है, मुद्रा जारी करता है, ब्याज दरें निर्धारित करता है कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दर पे आपको लोन देगा, कितना परसेंटेज लेगा। आगे है तीसरा पॉइंट, बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन। बैंकों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है कि कोई बैंक नियम कानून के अलावा अपनी मनमर्जी तो नहीं कर रहा। पांचवा है सुनिश्चित करता है कि बैंक किसान गरीब लोगों को साख की सुविधाएं उपलब्ध कराए, यानी कि लोन की सुविधाएं उपलब्ध कराए। अब कर्ज के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए 1 2 3 बता रखे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कर्ज के स्रोत हैं और अनौपचारिक कर्ज के स्रोत। पहला है औपचारिक में देखें बैंक है, सरकारी सहकारी समितियां हैं, और अनौपचारिक में है साहूकार, जमींदार, मित्र, व्यापारी, रिश्तेदार आदि, जिनसे हम ऐसी दस्ती ले लेते हैं। पूर्व निश्चित व कम ब्याज दर। औपचारिक में क्या होता है? पूर्व निश्चित होता है, वह कम ब्याज दर होती है। निम्न ब्याज दर से उधार लेने के लिए आय में वृद्धि। और अनौपचारिक में देखिए अनिश्चित व अधिक ब्याज दर। कोई निश्चित नहीं होती ब्याज दर, अत्यधिक से अत्यधिक भी ले सकते हैं। अधिक ब्याज दर से ऋण की राशि में अधिक वृद्धि व ऋणी का ऋण जाल में फंसना, चक्रवर्ती ब्याज में फंसना। आगे देखें अब शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रतिशत। देखिए ये डायग्राम के माध्यम से अमीर परिवार 90%,
गरीब परिवार 85%, कम संपत्ति वाले परिवार, समृद्ध परिवार। अनौपचारिक ऋण स्रोत और औपचारिक ऋण स्रोत। समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी, समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी की बात हो रही है। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से उन परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपना कर्ज की राशि वसूल कर सकता है। यानी कि गिरवी, जैसे किसी से आपने उधार लिया, अगर उसका कर्ज ना चुका पाओ तो जो आपने सामान गिरवी रखा है वो बेच के अपना कर्ज ले लेगा, जैसे कृषि योग्य भूमि, मकान, दुकान, जेवर आदि। अब ऋण की शर्तें क्या क्या हैं? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया, ईएमआई आदि को सामूहिक रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। ऋण की शर्तें पूरी ना करने पर गरीब परिवार, किसान आदि को इधर उधर से ऋण लेना पड़ता है। ऋण की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? किस लिए कर्ज लेते हैं? बीज के लिए, खाद के लिए आदि के लिए किसान द्वारा कर्ज लिया जाता है। मकान के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए। अब साख जाल क्या है? जब कोई व्यक्ति उधार लेता है और समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाता, उसकी उधार राशि ब्याज के साथ बढ़ती जाती है और पहले ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेता है, तो इसे साख जाल कहते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी कि एनजीओ, स्वयं सहायता समूह। उद्देश्य क्या है इनका? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे सहायता समूह जिनमें सदस्यों की संख्या 15 से 20 तक होती है, अपनी छोटी छोटी बचतें इकट्ठे करते हैं। ये एक तरह से हम एनजीओ भी नहीं बोलेंगे, ये एनजीओ से भी छोटे होते हैं। स्वयं सहायता समूह होते हैं, गुट होते हैं, जैसे शहरों में किटी पार्टी होते हैं, वो समय पर पैसे की जरूरत के लिए करते हैं, वैसे ही टाइप के होते हैं। लाभ क्या है इनका? सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए समूह से कर्ज ले सकते हैं। 1 या 2 वर्ष तक बचत करने के पश्चात बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसका प्रयोग स्वयं के रोजगार के अवसरों का सृजन करने में हो सकता है। मतलब नए नए अपने कोई, जैसे किसी ने कोई छोटा बिजनेस करना है तो उसके लिए भी कर्ज ले सकते हैं। नया सृजन करने के लिए कर्जदार को समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखें प्रश्नावली। मुद्रा के 2 आधुनिक रूप लिखें। बताया था मैंने मुद्रा के 2, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है। बैंकों के कार्य बताइए। बैंकों का कार्य कर्ज देना है। और साख जाल को परिभाषित किए। साख जाल क्या होता है? जैसे पहले कि आपने कर्ज ले लिया, लेकिन उसके लिए फिर कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से कर्ज लिया, फिर उसमें आप फंसते चले गए। स्वयं सहायता समूह का क्या उद्देश्य होता है? ये आपको समय पर मदद करते हैं, छोटा मोटा कर्ज देते हैं। ऋणाधार क्या है इसके बताना है। वस्तु विनिमय भी आपसे चर्चा हो चुकी है। भारत के अधिकांश जनता अभी भी उधार लेने के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है, क्योंकि वो उन्हें आसान लगता है और बैंक की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को कैसे दूर कर सकती है, वो बताइए। रिजर्व बैंक के कार्य बताने हैं। बैंकों पर नियंत्रण रखता है, ये नियम कानून बनाता है। साख के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। ये सारे जो क्वेश्चंस है ऊपर आंसर हमने चर्चा करी है इसकी। आगे देखिए पार्ट 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सेकेंड टर्म में अगर देखा जाए तो 10वीं में 2 ही पार्ट केवल आ रहे हैं। एक की हमने चर्चा कर ली है इकोनॉमिक्स में, और एक की चर्चा अब हम कर रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम चर्चा करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं, यानी कि MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अब MNC कौन सी होती है? जो एक से अधिक राष्ट्रों में होती है, जैसे मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। भारत की तरफ से टाटा, इन्फोसिस। अब वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधक और प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है।
व्यापार अवरोधक क्या है? विदेशी व्यापार को देश में कम करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे आयात कर, आयात कोटा, लाइसेंस, इस प्रकार अवरोधक कहलाता है। विदेशी व्यापार की बात करें, विदेशी व्यापार आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। आगे हम देखें, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण एवं व्यापार अवरोधक का प्रयोग। उदारीकरण क्या है? 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाकर रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक समझा गया। 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई, जिन्हें नवोदित उद्योगों की आयात से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति थी। देखिए, शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ कम चीज़ों पर ही निवेश चीज़ें हो सकती थी, लेकिन 1950-60 के बाद उद्योगों की स्थापना हुई और अलग अलग चीज़ों में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों का विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। इससे उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता के में सुधार होगा। इसलिए सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश से प्रतिबंध को हटा दिया गया। इससे वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है, जिससे विदेशी कंपनियों को आसानी से भारत में कारखाने व कार्यालय स्थापित कर सकती हैं और व्यापार कर सकती हैं। अब WTO की बात करें, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। WTO ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना व मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, पर वास्तव में विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश किया है। MNCs की बात करें, MNCs द्वारा विश्व भर में व्यापक तरीके करने के तरीके। अब MNCs की बात करें तो स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन, इससे स्थानीय कंपनी को नवीनतम तकनीक एवं विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है। यानी कि कोई भी MNC कंपनी आती है तो स्थानीय कंपनियों को, स्थानीय कामगारों को, स्थानीय किसानों को भी लाभ मिलता है। स्थानीय कंपनी को खरीदकर उत्पादन का विस्तार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान। उन उत्पादों को अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश ने वैश्वीकरण को संभव बनाया है। परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरियां तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति कम लागत पर संभव हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क एवं सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान करने को संभव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं। आवागमन, विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन यानी कि आना जाना प्राय बेहतर आय, रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम है।
अब वैश्वीकरण के हम लाभ देखते हैं। मेरिट्स, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता, उच्चतम जीवन स्तर का लाभ, सेल फोन, मोटर गाड़ी, जंक फूड, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर, भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरना जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, शीर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी में निवेश। तो ये वैश्वीकरण के आपके सामने लाभ थे। अब वैश्वीकरण सभी के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। सुदूर क्षेत्रों में व्यापार लाभदायक नहीं है, इस कारण वह क्षेत्र सुविधाओं एवं वस्तुओं का लाभ नहीं मिल पाता। श्रमिकों का शोषण केवल आवश्यकता होने पर काम और कम मजदूरी भी होती है, ये सत्य बात है। न्याय संगत वैश्वीकरण, सरकार द्वारा नीतियां बनाना, श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन, छोटे उत्पादकों को सुधार के लिए कुछ समय तक व्यापार अवरोधकों का प्रयोग, इस प्रकार से न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए लाभदायक होगा। मतलब ये न्याय संगत किस तरह वैश्वीकरण को बनाया जा सकता है, ये नीतियां बनाई हैं कि सरकार इसमें नीतियां बनाए, श्रमिकों के लिए कानून बनाए, छोटे उत्पादकों के लिए भी इसमें बात रखी जाए और न्याय संगत वैश्वीकरण से सबको लाभ पहुंचे। प्रश्नोत्तर की बात करें, क्वेश्चन आंसर की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? एमएनसीज हमने चर्चा करी है कि जिनका कार्यालय, जिनका जो निवेश है एक देश से ज़्यादा देशों में हो। उपभोक्ताओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 5 लाभ बताने हैं। उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर, जैसे हम लोग। वैश्वीकरण किसे कहते हैं वो बताना है। न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या उपाय है, कि क्या उपाय हैं? व्यापार अवरोधकों से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें क्यों अपनाया गया? वैश्वीकरण से श्रमिकों के हित कैसे प्रभावित हुए हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार, इन सब की भी संक्षिप्त में टिप्पणी करें। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्लास 10th की वीडियो कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।